जय हिंद। पॉलिटी की क्लास में आज हम देखते हैं अनुच्छेद 16 के बारे में, जिसमें बताया गया है कि लोक नियोजन में अवसर की समानता। लोक नियोजन क्या होता है? लोक नियोजन होता है कि सरकार की तरफ से जो भी नौकरियां दी जाएंगी, जो भी रोजगार दिया जाएगा, वो होते हैं लोक नियोजन। ठीक है, ठीक। तो ये लोक नियोजन में क्या होगा? अवसर की समानता होगी। अवसर मतलब सभी को बराबर मौका दिया जाएगा, किसी के भी साथ किसी भी प्रकार का भेदभाव नहीं किया जाएगा। ठीक है, ये होता है लोक नियोजन में अवसर की समानता। फिर इसमें 6 भाग हैं। ठीक है, तो 16 का भाग 1 देखते हैं पहले, मतलब अनुच्छेद 16(1). ठीक है, तो 16(1) में संविधान में बताया गया है कि राज्य जो है ना, वो किसी के भी साथ, ठीक है, सरकारी जो पद आएंगे किसी भी पद पर, किसी भी पद का मतलब है कि सरकार के अधीन जो पद होंगे उन पे, ठीक है, तो किसी भी पद पर क्या होगा, वो किसी के साथ भी विभेद नहीं करेगा। ठीक है, ठीक। वो क्या होगा, वहाँ पे अवसर की समानता होगी, हर प्रत्येक नागरिक को समान अवसर प्रदान किया जाएगा वहाँ पे। ठीक है, फिर आएगा 16(2). ठीक, 16(2) में बताया गया है कि धर्म, लिंग, जाति, मूलवंश, जन्म स्थान या फिर निवास स्थान, इसके आधार पर क्या है कि राज्य जो है वो विभेद नहीं करेगा अपने नागरिकों के साथ। ठीक है, मतलब 5 आधार हैं। अब कोई भी सरकारी अगर वैकेंसी है तो उसमें इन आधारों पर क्या है कि मतलब धर्म के आधार पर, लिंग के आधार पर, जाति के आधार पर, जन्म स्थान के आधार पर, इन आधारों पर क्या है, राज्य जो है वो भेदभाव नहीं करेगा अपने नियोजन में। ठीक है, व्यक्ति किसी भी धर्म का हो, किसी भी जाति का हो, लिंग उसकी कोई भी हो, महिला हो, पुरुष हो। अब तो ट्रांसजेंडर के लिए भी फॉर्म भरने में कॉलम आ गया है, आप देखते होंगे। तो किसी के भी साथ लिंग के आधार पर हो, जन्म के आधार पर हो, उसके जन्म स्थान के आधार पर हो, उसके मूल वंश के आधार पर हो, किसी भी आधार पर कोई भी भेदभाव नहीं किया जाएगा। ठीक है, ठीक। तो ये होता है 16(2). ठीक है, फिर आएगा 16(3). 16(3) क्या है? 16(1) में क्या बताया गया कि राज्य जो है वो किसी भी पद पर नियोजन के लिए समान अवसर प्रदान करेगा। 16(2) में क्या बताया गया? आधार बताए गए, उन आधार, उसके आधार पर क्या है कि समान अवसर प्रदान किए जाएंगे। फिर 16(3) जो है ना, 16(1) और 16(2) का अपवाद है। अपवाद मतलब एक्सेप्शन है उसका। इसमें क्या बताया गया है कि जो राज्य जो है वो विभेद कर सकता है। ठीक है, अभी तक क्या बताया जाता रहा कि विभेद नहीं करेगा, लेकिन अब क्या बताया जा रहा है, राज्य जो है वो विभेद कर सकता है। तो विभेद कैसे करेगा? विभेद करेगा वो निवास स्थान के आधार पर। ठीक है, किसके आधार पर? निवास स्थान के आधार पर। ठीक, निवास स्थान के आधार पर कैसे विभेद करेगा? अब जैसे यूपी की कोई वैकेंसी है, ठीक है, तो वो अपने प्रदेश के निवासियों के लिए वो व्यवस्था कर सकता है कि ये जो है वो सिर्फ उत्तर प्रदेश के निवासियों के लिए है। ठीक है, इसी तरह बाकी जो राज्य हैं वो अपनी व्यवस्था कर सकते हैं कि ये जो मतलब ये जो वैकेंसी निकली है ये किसके लिए है, ये हमारे निवासियों के लिए है, हमारे प्रदेश के निवासी। तो राज्य क्या कर सकता है? निवास स्थान के आधार पर, ठीक है, क्या करेगा? विभेद करेगा। ठीक है, ठीक। अब आएगा 16(4). ठीक है, 16(4) क्या बताता है? समाज में जो पिछड़े लोग हैं, ठीक है, जो मतलब जिनको उतने अवसर नहीं मिले हैं जितने बाकी लोगों को मिले हैं, तो वो बाकी लोगों से क्या हुआ, पिछड़ गए हैं। ठीक है, तो उनको मुख्य धारा में जोड़ने के लिए, सबके साथ में लाने के लिए क्या करेगा? उनके लिए विशेष प्रावधान करेगा। तो विशेष प्रावधान में क्या करेगा? उनके लिए क्या, आरक्षण की व्यवस्था की जाएगी। ठीक है, तो यही चीज़ इसमें बताई गई है कि राज्य जो है वो पिछड़े वर्ग में कौन कौन से आते हैं? SC वर्ग आ जाता है आपका, ST वर्ग आ जाता है, OBC आ जाता है, ये आ जाते हैं। ठीक है, इसमें जैसे अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अन्य पिछड़ा वर्ग जो आते हैं वो। ठीक है, तो ये लोग आ जाते हैं। तो इनके लिए क्या किया जाएगा? आरक्षण की व्यवस्था की जाएगी। कहाँ पे? सरकारी नौकरियों में। ठीक है, तो आप देखते भी होंगे, और ये क्या है कि ये विवाद का बहुत बड़ा मुद्दा है कि मतलब आरक्षण जो है वो विवाद का आजकल हर, आप देखेंगे नेताओं के लिए ये वोट बैंक हो चुका है। ठीक, उनके लिए क्या होगा, हम आरक्षण हटाएंगे, हम आरक्षण नहीं हटाएंगे, ये लेके अपना वोट की राजनीति चलती रहती है। तो ये एक तो जो मैटर है कि ये लोग पिछड़े हैं तो इनको मुख्य धारा में जोड़ने के लिए, ठीक है, तो आरक्षण की व्यवस्था संविधान में जब की गई थी तो संविधान बनाने वालों ने बताया था कि आरक्षण जो है वो सिर्फ 10 साल के लिए रहेगा। ठीक है, प्रारंभ के मतलब 1950, 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ, तो उनके हिसाब से वो 1960 तक रहना चाहिए था। लेकिन
अब वो हर बार हर 10 साल पे एक संशोधन किया जाता है, उसको 10 साल आगे बढ़ा दिया जाता है। अब बोला क्या जाता है कि अभी जो इनको मुख्य धारा में लाना था, हम ला नहीं पाए हैं, तो अमृत महोत्सव मनाया जा रहा है, लेकिन जो पिछड़े वर्ग थे वो 75 साल हो गया है, अभी तक मुख्य धारा में आ नहीं पाए हैं। इनके लिए हर हर 10 साल पे संशोधन करके फिर से इनको आरक्षण की व्यवस्था दी जा रही है। क्यों? क्योंकि वोट मिलना है। ठीक है, तो सिंपल सी बात है। इसमें पढ़ा लिखा वर्ग जो है वो बहस नहीं करता इस बात पे। ठीक है, तो आप लोग को अपने पढ़ाई के हिसाब से देखना है। तो उसमें क्या है कि बस अनुच्छेद जो 16(4) है, इसमें व्यवस्था की गई है कि जो समाज में पिछड़े लोग हैं, जो किसी भी कारण से पहले मतलब सरकार में उतनी प्रतिभाग नहीं कर पाए, वो ना उनको उतनी नौकरियां मिली, ना उनके लिए उतनी शिक्षा की व्यवस्था थी। ठीक है, और ये पिछड़े हैं, तो कहीं ना कहीं जो आगे आए हैं, जो सामान्य जात से हैं, उनकी गलती है, वो अपने साथ लेके नहीं चल पाए हैं। ठीक है, तो इनका आरक्षण मिलना जायज़ सा लगता है। ठीक, तो इनको आरक्षण की व्यवस्था की गई है। फिर इसी में सब क्लास जोड़ा गया है का। ठीक है, इसमें बताया गया कि जो पदोन्नति है ना, मतलब प्रमोशन, उसमें भी इनको आरक्षण की व्यवस्था की जाएगी। ठीक है, अब पदोन्नति में आरक्षण की व्यवस्था जो जोड़ी गई वो 77वें संविधान संशोधन से जोड़ी गई। ठीक, 77वां संविधान संशोधन जो हुआ था, उसमें जोड़ा गया कि पदोन्नति में आरक्षण की व्यवस्था की जाएगी। ठीक है, नहीं तो पदोन्नति में क्या होता था कि सीनियर वाइज, जैसे जो सीनियर है उसको, जैसे अब 23 चल रहा है, जैसे कोई 2010 की बैच का है। ठीक है, और अब कोई 2015 की बैच का हुआ, तो जो 10 की बैच का है वो उसके 5 साल पहले से उसमें नियोजित है, काम कर रहा है, तो वो उससे सीनियर हुआ। ठीक है, तो सबसे पहले प्रमोशन किसको मिलेगा? जो पहले से कार्यरत है। ठीक है, लेकिन इसमें क्या बताया गया कि इसमें भी आरक्षण की व्यवस्था की गई। ठीक है, लेकिन क्या बताया गया कि कुछ चीज़ें देखने के बाद, मतलब पहला क्या देखा जाएगा? पिछड़ेपन का आंकड़ा। जिस भी विभाग में लागू करना है, जहाँ पे भी पदोन्नति में आरक्षण देना है, वहाँ पे पहले एक ओवरव्यू निकाला जाएगा कि हाँ, इसमें मतलब इस वर्ग के लोगों का पिछड़ापन है या ये पर्याप्त है। ठीक है, तो अगर उनका पिछड़ापन है तभी वहाँ पे पदोन्नति में आरक्षण की व्यवस्था की जाएगी। ठीक है, अब अगर उनका पिछड़ापन है तो वहाँ उसके प्रतिनिधित्व में उनकी संख्या कम होगी। तो वही चीज़ बताया गया है कि अपर्याप्त प्रतिनिधित्व। ठीक है, अपर्याप्त प्रतिनिधित्व मतलब उनका प्रतिनिधित्व जो है वहाँ पे वो जितना होना चाहिए सामान्य से कम है। ठीक है, फिर तीसरा जो है वो ये बताया जा रहा है कि प्रशासनिक जो दक्षता है, मतलब कुल मिला के जो प्रशासन है उसका रख रखाव जो है, जिस तरह काम कर रहा है वो, उस पे जो है ना, ये जो पदोन्नति में आरक्षण है इसका जो है वो निगेटिव इफेक्ट नहीं पड़ना चाहिए। ठीक है, मतलब प्रतिकूल प्रभाव। ठीक है, निगेटिव इफेक्ट जो है वो नहीं पड़ना चाहिए। अगर ये चीज़ें अगर सेटिस्फाई हो रही हैं, ठीक है, तो पदोन्नति में आरक्षण दिया जा सकता है। ठीक है, अब इससे जुड़ी एक चीज़ और आती है कि पदोन्नति में परिणामी ज्येष्ठता। ठीक है, तो शब्द थोड़ा कठिन है, लेकिन इससे हमें कोई मतलब नहीं है। पदोन्नति में परिणामी ज्येष्ठता का मतलब है कि जैसे कोई व्यक्ति है, वो आरक्षण के माध्यम से पदोन्नति पा गया। ठीक है, अगर आरक्षण के माध्यम से पदोन्नति पा गया तो उसकी जो वरीयता है ना, वो अस्थायी हो जाती है। ठीक, उसका वही क्रम माना जाएगा। जो आरक्षण से आगे पहुंच गया है, आरक्षण से वो पदोन्नति पाया है, तो उसका पद जो है ना वो वही लिया जाएगा जहाँ पे वो इस टाइम पे है। तो यही बताया गया है पदोन्नति में परिणामी ज्येष्ठता। तो इसको जोड़ा गया 85वां संविधान संशोधन करके सन 2001 में। ठीक है, फिर आता है अनुच्छेद 16(5). 16(5) में क्या बताया गया? धार्मिक पदों पर जो नियुक्तियां होंगी उस पर ये इस अनुच्छेद की जो चीज़ें हैं कि राज्य विभेद नहीं करेगा, और निवास स्थान के आधार पर विभेद किया जा सकता है, या फिर धर्म, लिंग, जाति, मूल वंश, जन्म स्थान, इसके आधार पर विभेद नहीं करेगा। तो अगर जैसे कोई धार्मिक जगह है, या फिर जैसे हम लेते हैं सेना में एक धर्म गुरु की वैकेंसी होती है। ठीक है, तो वो चीज़ हो गई। या फिर कहीं पे भी जैसे कहीं पे धर्म गुरु की वैकेंसी है, ज़रूरत है, कहीं पे मौलवी की ज़रूरत है, कहीं पे पादरी, तो वहाँ पे क्या है ना, ये सब कौन से पद हैं? ये सब धार्मिक पद हैं। ठीक है, ठीक। तो यहाँ पे अब दूसरे धर्म के लोगों, अब जैसे धर्म गुरु की ज़रूरत है, ठीक है, तो धर्म गुरु सेना में जो रहेगा वो हिंदू रीति रिवाज के अनुसार होना चाहिए। तो वहाँ पे
आप किसी दूसरे धर्म के लोग को नियुक्त नहीं कर सकते हैं। तो ये अपवाद बताया गया है कि धार्मिक पदों की नियुक्ति पर जो है वो लागू नहीं होंगे अनुच्छेद 16 की बातें, ठीक है। तो ये होता है 16(5) में। तो क्या होता है, धार्मिक पदों पर जो नियुक्ति होगी उस पर अनुच्छेद 16 की जो बातें हैं वो लागू नहीं होंगी, ठीक है। फिर आ जाता है 16(6), ठीक है। 16(6) में बताया गया, देखिए 15(6) में क्या था कि शिक्षा के क्षेत्र में ईडब्ल्यूएस को 10% का आरक्षण, और 16(6) में क्या है, नौकरी में ईडब्ल्यूएस को 10% का आरक्षण, ठीक है। तो नौकरी मतलब नियोजन, ठीक है। नियोजन में ईडब्ल्यूएस मतलब इकोनॉमिक वीकर सेक्शन। इकोनॉमिक वीकर सेक्शन कौन से होते हैं, मतलब आर्थिक रूप से पिछड़े लोग। अब आर्थिक रूप से पिछड़े, तो देखिए यहाँ पे SC ST OBC को आपको 16(4) में आरक्षण प्राप्त हो चुका है, ठीक है। तो अब बचे कौन, जो बचे हुए हैं सवर्ण, ठीक है। सवर्ण मतलब जो सामान्य जात से आते हैं, जनरल कैटेगरी, ठीक है। UR जो होते हैं, UR कैटेगरी वाले, अनरिजर्व्ड, ठीक है। तो उनको क्या है, सॉरी अनरिजर्व नहीं, लेकिन हाँ जनरल में जो EWS हैं, ठीक है, मतलब ऐसे व्यक्ति हैं जो मतलब BPL कार्ड वाले होते हैं वो इसमें। तो ऐसे लोगों को जो है वो यहाँ पे 10% का आरक्षण किया गया है, ठीक है। ठीक 10% जो सीटें होंगी वो इनके लिए आरक्षित होंगी। ये संशोधन किससे किया गया, तो संशोधन किया गया था 103वां संविधान संशोधन 2019 में, ठीक है। तो ये था अनुच्छेद 16, अनुच्छेद 16 के 6 भाग, ठीक है। अगली वीडियो में हम देखेंगे अनुच्छेद 17 और अनुच्छेद 18, जिसमें बताया गया है उपाधियों का अंत और अस्पृश्यता का अंत, ठीक है। तो क्लास के साथ जुड़े रहिए, क्लास को देखते रहिए, लाइक करते रहिए, कमेंट करते रहिए और चैनल को सब्सक्राइब करते रहिए। थैंक यू।